ओके चलो भाई, अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है हमारा आज का पहला टॉपिक। वो है टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क मुझे पता लगाना है। तो पहली बात तो फील्ड की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड की खासियत क्या होती है? इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जगह के साथ चेंज नहीं होता। तो इसको जनरली बनाया जाता है पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस से। ऐसे ही है, ये यूनिफॉर्म है। खासियत क्या है इसमें? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म, या बेसिकली आप इसको कह सकते हो ये है कांस्टेंट फील्ड। ठीक है, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है? इक्विडिस्टेंट, बराबर दूरी पर पैरेलल चलने वाली लाइन से। दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल। अब वो नॉन यूनिफॉर्म कैसी भी हो सकती है, इस तरह से बनाई जा सकती है। तो देखो, इनके बीच की दूरी बदल रही होती है, तो ये शो करता है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देखो एक का डायरेक्शन इधर है, फिर इधर है, फिर इधर, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी समय के साथ इसका जगह के साथ बदल रहा होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज। तो ऐसी फील्ड जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलता है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, और ऐसी फील्ड जिसमें ये नहीं बदलता उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अब डेरिवेशन में कौन सी फील्ड इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है? यूनिफॉर्म फील्ड। तो अगर मैं एक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखूंगा तो उसके ऊपर जो टॉर्क पैदा होगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहला सवाल आता है, टॉर्क पैदा क्यों होगा और टॉर्क होता क्या है? वैसे तो आपने क्लास 11th में पढ़ा है, लेकिन कैसे पढ़ा है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, क्लास 11th में कैसे पढ़ के आए। ठीक है, तो अब देखो इसको समझते हैं, टॉर्क क्या होता है और यहां पर क्यों टॉर्क लगेगा। पहले मैंने बना दी, ये है हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड को हम लोग शो करते हैं बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। ठीक है, और भैया ये हमने अपना रख दिया डायपोल यहां पर, ये है हमारा प्लस क्यू चार्ज, और ये है यहां पर हमारा माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ये हमने अपना डायपोल यहां पर रख दिया। ठीक है, अब आपको यहां पर इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क निकालना है। टॉर्क होता है, या मोमेंट ऑफ कपल जो होता है, किसी भी फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट को। कोई भी फोर्स जब बॉडी के ऊपर लगे कुछ इस तरह से कि वो उसके अंदर घुमाव पैदा करे, रोटेशन पैदा करे, उसी इफेक्ट को, उस फोर्स के, हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क को जब भी निकालना हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन को मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं एक फोर्स के लिए। और अगर दो बराबर फोर्सेस लग रही होती है जिसे कपल बोलते हैं, जो कि यहां पर होगा, तो उसमें दोनों फोर्सेस की लाइंस ऑफ एक्शन के बीच के परपेंडिकुलर दूरी को मल्टीप्लाई किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा होता है, तो उससे टॉर्क निकाला जाता है। हमने पढ़ा था क्लास 11th में, टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता था? एक ऐसा वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्ट करता था। तो अब देखो यहां पर पहली बात, फोर्स क्यों लगेगी? जब मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, याद रखना ये है ई वेक्टर, और मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि जब एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी F, वो QE की डायरेक्शन में लग जाएगी, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो लगती है ऑपोजिट
टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड QE इधर की तरफ लगेगी। अब देखो मेरे पास दो बराबर लेकिन ऑपोजिट दिशा में एक्ट करने वाली फोर्सेस हैं, और ऐसी फोर्सेस मिलकर के बनाती हैं कपल। क्या बनाती हैं? कपल। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो ये F वेक्टर E वेक्टर, ये F वेक्टर ये E वेक्टर, और यहां आ जाएगा माइनस साइन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस अभी ऐसे इमेजिन करो, ये डायपोल ऐसे रखा है, एक फोर्स यहां पर ऐसे लग रही है, दूसरी फोर्स यहां पर ऐसे लग रही है। तो ये फोर्स इसको अब इस तरह से घुमा देगी, ऐसे ये फोर्स क्या करेंगी, ये इसको क्या करेंगी, ये इसको घुमा देगी इस तरह से। तो ये जो रोटेशन है इसका, तो इसके अंदर क्या पैदा हुआ, इसके अंदर ये रोटेशन पैदा हुआ। इसी रोटेशन को हम बोलते हैं टॉर्क, और इसका फॉर्मूला होता है, दोनों में से कोई सी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, बराबर ये QE, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालो। ये परपेंडिकुलर दूरी नहीं है, परपेंडिकुलर दूरी यहां पर आएगी, तो वो परपेंडिकुलर दूरी हम बना सकते हैं। सपोज इसको हम A, इसको B और इसको C नाम देते हैं। ठीक है, तो ये एंगल थीटा हो गया यहाँ। ठीक है जी, हमको ये पता है, ये जो दूरी होती है, ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का, ये 2L होता है। पता है भाई हमको, ये डायपोल की लंबाई होती है, इतना तो पता ही है हमको। दिस इज 2L, लेंथ ऑफ डायपोल। ठीक है, तो ये मुझे पता है, ये मुझे निकालना है, ये एंगल थीटा है। अच्छा, डायपोल मोमेंट अगर तुमसे कहा जाए बनाओगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है भैया? कपूर, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बोल जरा। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट भाई, आवाज नहीं क्या? फ्रॉम सर नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव के पॉजिटिव टू नेगेटिव? सर टुवर्ड्स नेगेटिव। टुवर्ड्स नेगेटिव। सर नेगेटिव टू पॉजिटिव है। नेगेटिव टू पॉजिटिव है, सोच के बता एक आंसर। कभी कह रही सर नेगेटिव टू पॉजिटिव ही है। अच्छा ठीक है, चल, जब तू इतना कह रही, इतना पीछे पड़ रही, तो यही कर लेते हैं। चलो भाई, ये पीछे पड़ रही थी इसलिए हमने नेगेटिव टू पॉजिटिव बना दिया। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारा डायपोल मोमेंट P वेक्टर। फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव होता है डायपोल मोमेंट P वेक्टर। तो देखो ये इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो इन दोनों के बीच में भी जो एंगल है वो थीटा ही है। यहाँ पर डायपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में भी एंगल कितना है फिलहाल? थीटा है। ठीक है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखूं, QE, मैग्नीट्यूड खाली लिखा जाए तो दोनों का QE है। पॉजिटिव के ऊपर लग रही है प्लस QE, नेगेटिव के ऊपर लग रही है माइनस QE। अगर नेट फोर्स निकालने को कहा जाए, एमई में पूछ रहा हूं, व्हाट इज द नेट फोर्स? एक नंबर का क्वेश्चन है ये। नेट फोर्स ऑन डायपोल। चल भाई साहिल कटारिया बता जरा, नेट फोर्स ऑन डायपोल। सर 2S। क्या 2S? भाई S 2S सर जी, S। ओके जी, ओके। QE प्लस माइनस QE इक्वल्स टू 0। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है मेरे लाल। एक फोर्स प्लस QE है, दूसरी फोर्स माइनस QE है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। ऑपोजिट है, नेट फोर्स कहा मैंने। Got it? तो डायपोल के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स हमेशा 0 होती है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। क्यों भैया 0 क्यों होती है? क्योंकि एक चार्ज के ऊपर इधर लग रही है फोर्स, दूसरे चार्ज के ऊपर इधर लग रही है फोर्स। तुम इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक डंडी है, ये 5 न्यूटन इधर फोर्स लग रही, 5 न्यूटन इधर फोर्स लग रही, डंडी के ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही? आंसर आएगा 0। क्यों? 5 इधर 5 इधर, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। वेक्टर ऐड करोगे ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ ऐड होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट 0 आता है। तो ये बात ध्यान रखनी है तो कि डायपोल का टोटल चार्ज भी 0 होता है, डायपोल पर टोटल फोर्स भी 0 होती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा, सीधा सीधा वेक्टर एडिशन करना है।
वेक्टर्स तो पढ़ा है, ऑपोजिट वेक्टर्स अगर बराबर हो तो रिजल्टेंट कितना आता है? 0। ठीक है, इसमें डायरेक्शन तो दोनों की ऑपोजिट है, ये फोर्स की डायरेक्शन नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन एक ये है और एक ये है। अगर इनको मैं एक ही जगह पर बनाऊं तो है तो एक ही बॉडी पर लग रही, अलग अलग बॉडी पर थोड़ी लग रही है। डायपोल एक ही बॉडी है और एक ही बॉडी पर अगर मैं को इनिशियल करके इन फोर्सेस को ड्रॉ करूं तो रिजल्टेंट 0 आएगा। को इनिशियल वेक्टर से वेक्टर निकालते हो आप, वेक्टर सम आपने को इनिशियल बना करके सीखा है और कोई जुगाड़ नहीं सीखा। गॉट इट? तो जब भी आप इनको को इनिशियल बनाओगे रिजल्टेंट विल बी 0। तो डायपोल के लिए दो चीज याद रखनी है, एक तो उसका चार्ज हमेशा 0 होता है, टोटल चार्ज ऑफ अ डायपोल इज 0, आगे गॉस थ्योरम में ये यूज होगा। दूसरी चीज उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि उस पर लगने वाली नेट फोर्स हमेशा 0 होती है। अब अगर आप याद करो, मैंने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया था क्लास 11th में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 हो तब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आता है। तो इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स वो हो जाती है 0। तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में आ गया? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये भैया पिछले साल पढ़ा था हमने, दो तरह के इक्विलिब्रियम थे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब होता था जब नेट फोर्स 0 होती थी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब होता था जब नेट टॉर्क 0 होता था। दो केस थे। तो यहां पर नेट फोर्स 0 है, टॉर्क 0 नहीं है। टॉर्क तो लगेगा, अभी देखो कैसे निकालेंगे टॉर्क की वैल्यू। तो पहले हमने ये सीखा कि इस पर नेट चार्ज 0 होता है, नेट फोर्स 0 होती है, और नेट फोर्स 0 होने के कारण से आपका डायपोल हमेशा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहता है, नॉट इन रोटेशनल, इन ट्रांसलेशनल। पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़े थे क्लास 11th में। ठीक है, तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल लिया। अब आती है बारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन। ये जो हमारी लाइंस ऑफ एक्शन है, ये इधर की फोर्स है, ये इधर की फोर्स है। इसकी लाइन ये है, ऐसे ही बनाऊं तो, और इसकी लाइन ऐसे बनेगी ये वाली। इन दोनों लाइन के बीच में परपेंडिकुलर दूरी ये है CB। देखो ये एंगल 90 डिग्री, तो ये इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी है, तो वो आ जाएगा CB के बराबर। और CB को मैं ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे AB पता है, तो मैं CB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ध्यान से, ये एंगल है, ये लॉन्गेस्ट साइड दैट इज द हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर हो गई, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इसका इस्तेमाल मुझे करना है, तो मैं साइन थीटा इस्तेमाल कर सकता हूं यहां पर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इन राइट ट्राइंगल ABC। ABC जो राइट ट्राइंगल है मेरे पास, इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो आ जाएगा CB अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AB। तो मैं लिख सकता हूं CB इक्वल्स AB साइन थीटा, और AB किसके बराबर है? ये डायपोल की लंबाई 2L के बराबर है, तो इसकी जगह लिखा जाएगा 2L साइन थीटा। तो मेरे पास अब फोर्स की वैल्यू आ गई, मेरे पास परपेंडिकुलर दूरी की वैल्यू आ गई। टॉर्क का सरल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ टॉर्क का, या मोमेंट ऑफ कपल जिसे बोलते हैं। वो मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला होता है, जब दो फोर्सेस होती हैं उसे कपल कहा जाता था। 11th में हमने ये चीज पढ़ी थी। तो यहां पर जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है, इसे टाउ सिंबल से डिनोट किया जाता है, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस CB। ऐसे निकाला जाता है मैग्नीट्यूड। फोर्स कितनी है? QE। मैग्नीट्यूड कितना है CB का? 2L साइन थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं QE इंटू 2L साइन थीटा। अब गौर फरमाना जरा, यहां पर गौर से देखो, ये है Q और ये है 2L और बीच में लगा है मल्टीप्लाई। ये Q इंटू 2L, इसको क्या लिखा जाता था? इसको हम लिखते थे डायपोल मोमेंट P। तो मैं कह सकता हूं ये जो Q इंटू 2L है, इसको तो डायपोल मोमेंट P लिखा जा सकता है। तो मैं लिख सकता हूं टॉर्क इज इक्वल टू
PE sin थीटा। अब याद करो, हमने पिछले साल दो तरह के प्रोडक्ट पढ़े थे वेक्टर्स के। भाई हमें पता है P डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर है, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E ये भी एक वेक्टर है, और मैं यहां पर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो हमने दो तरह के वेक्टर्स के प्रोडक्ट सीखे थे, एक था क्रॉस प्रोडक्ट और एक था डॉट प्रोडक्ट, यानी वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। तो उसमें से जो क्रॉस प्रोडक्ट होता था उसका रिजल्टेंट एक वेक्टर होता था और फॉर्मूला होता था AB sin थीटा n कैप, यानी उसमें sin थीटा आता था, तो रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी। और कॉस थीटा वाला हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता था क्योंकि रिजल्टेंट एक स्केलर होता था AB cos थीटा। तो यहाँ पर sin थीटा है मेरे पास, तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। काम की चीज है ये, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, या PE sin थीटा। मैग्नीट्यूड निकालने को कहा जाए तो PE sin थीटा। अब आपको कहे सर इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें, उसके लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, पहले तो ये हमने समझ लिया कि यहां तक हमारे पास मैग्नीट्यूड कैसा है। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। सेम क्लास 11th का रिपीटिशन है पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखो इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा अलग तरह से डायरेक्शन के पर्पस से हम बनाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस तरह से शो करी, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, और जो मैंने डायपोल मोमेंट शो किया था वो ऐसे शो किया था, ये मेरा डायपोल मोमेंट वेक्टर था, और इन दोनों के बीच में ये था एंगल थीटा। ठीक है, तो अब यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहां पर ये है E वेक्टर और ये है मेरा P वेक्टर, और ये एंगल है थीटा। अब राइट हैंड थंब रूल कहता है कि आप पहले वाले वेक्टर की तरफ, अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर राइट हैंड थंब रूल कहता है कि ये जो पहला वाला वेक्टर होगा, इस सिंबल में पहला वेक्टर कौन सा है भाई, अगर नंबर डालें इस पे तो ये है हमारा वेक्टर नंबर 1 और ये है हमारा वेक्टर नंबर 2। तो हमें अपनी फिंगर्स को याद रखना, राइट हैंड की फिंगर्स को वेक्टर नंबर 1 की डायरेक्शन में पॉइंट करना है। मैं ऐसे भी पॉइंट कर सकता हूं और मैं ऐसे भी पॉइंट कर सकता हूं, दोनों बार मैं P की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हूं, लेकिन मुझे फिंगर्स को ऐसे रखना है कि मैं E की तरफ उन्हें मोड़ सकूं। अब ऐसे रखते हुए मैं तो एलियन हूं नहीं कि मैं इसको ऐसे पीछे मोड़ पाऊंगा, तुम में से कोई हो तो पता नहीं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही रख करके मोड़ सकता हूं E की तरफ, तो मैं फिंगर्स को ऐसे रखूंगा। ये मेरे राइट हैंड की फिंगर्स हैं जो P की तरफ पॉइंट कर रही हैं। अब मुझे इन्हें E की तरफ मोड़ना है, तो वो ऐसे मोड़ सकता हूं, यूं देखो E की तरफ घुमा रहा हूं, और ऐसा करते हुए मेरा थंब की तरफ पॉइंट कर रहा है परपेंडिकुलर इनके अंदर की तरफ यहां पर, तो वो होगी मेरे टॉर्क की डायरेक्शन। तो टॉर्क की डायरेक्शन ये वाला सिंबल ये शो करता है टॉर्क इज इनसाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, परपेंडिकुलर इनसाइड। अगर डॉट होता, गोले के अंदर डॉट बनाता, तो उसका मतलब होता बाहर की तरफ। कैसे बन सकता था, अगर मान लो डायपोल मोमेंट ऐसे होता P वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E ऐसे गिवन होता, ये थीटा होता। अभी हम फिंगर्स को ऐसे घुमाया, तब हमें फिंगर्स को ऐसे घुमाना पड़ता। तो देखो आप ऐसे रखते P को और E की तरफ घुमाते फिंगर्स को, तब आपका टॉर्क जो है वो बाहर की तरफ आता है यहां पर। तो टॉर्क इज आउटसाइड, बाहर की तरफ आ रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालने का तरीका है। तो जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है PE sin थीटा या P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो वो क्रॉस प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट से ही उसकी डायरेक्शन आप निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया टॉर्क कैसे निकाला जाता है। अब टॉर्क के कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्या है वो स्पेशल केस? देखो हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा, टॉर्क इक्वल्स PE sin थीटा।
टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो है P E sin थीटा। अब इसमें स्पेशल केस बनाए जा सकते हैं। क्या? पहला स्पेशल केस है कि अगर मान लो थीटा 0 डिग्री हो, 0 का मतलब आपके पास थीटा था एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा हुआ करता है, ठीक है। तो अब ये 0 कब होगा? जब P और E एक ही दिशा में हो। ऐसी कौन सी फिगर बन जाएगी भैया? फिगर भी बना लेते हैं। देखो, ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड E, और अब जो मेरा डायपोल है वो ऐसे रखा है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ P, ठीक है। तो देखो P और E दोनों पैरेलल, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री। यहां पर 0 डालो तो मेरे पास आया टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन 0 डिग्री, या टॉर्क इक्वल्स 0। तो जब भी कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हो, उस पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करता, नो टॉर्क इज एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम का स्टेबल वाली टाइप है। अब ये कहां से किस्सा आ गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने इक्विलिब्रियम की 3 टाइप्स पढ़ी थी, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। मैंने आपको बर्थडे कैप के एग्जांपल से समझाया था, याद करो। अगर आपके पास एक कोन है, आप उसको उसके बेस पर रखो, हल्के से हिलाओ, छोड़ दो, वापस आ जाता है। अपनी जगह से हल्का सा डिस्प्लेस करने पर अगर बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आए, इस तरह के इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो देखो यहां पर ये स्टेबल होगा कि नहीं। अगर मैं इस डायपोल को हल्का सा ऐसे हिलाऊं और छोड़ दूं तो क्या होगा? टॉर्क इधर वाली फोर्स इधर लेगी, इधर वाली इधर, और इसे ऐसे घुमा करके वापस इसकी इनिशियल पोजीशन पर ले आएगी। तो जब 0 डिग्री पर डायपोल रखा होता है, उसको हल्का सा हिलाओ तो वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाता है, और इसीलिए इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री पर, ठीक है। मैं इसका एक और केस ले सकता हूं, अगर थीटा 180 डिग्री हो। अब देखो भैया 180 डिग्री पर क्या आता है वो भी देख लेते हैं। यह है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E। अब 180 डिग्री का मतलब है पॉजिटिव इधर रखा है, नेगेटिव इधर रखा है, और ये है डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। ध्यान से देखो, P और E एक दूसरे से उल्टा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, P इधर की तरफ है, ऑपोजिट हो गया बिल्कुल। ऑपोजिट इनके बीच में वेक्टर्स में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर मैं टॉर्क की वैल्यू निकालूं तो टॉर्क आ जाएगा PE साइन 180, और साइन 180 भी 0 होता है, तो टॉर्क की वैल्यू अब भी 0 आई। लेकिन अब फर्क क्या है? अब अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा तो पॉजिटिव वाली फोर्स इधर लगेगी, नेगेटिव वाली इधर, तो अब इसे वापस नहीं लाएगी बल्कि उल्टा घुमा करके ऐसे जाएगी। यानी जब मैंने इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस किया तो ये वापस नहीं आया और डिस्प्लेस होता चला गया घूम करके स्टेबल पोजीशन की तरफ। इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? देखो दोबारा से पढ़ लेते हैं वाला 11th वाला कॉन्सेप्ट। मान लो ये मेरे पास एक बर्थडे कैप है, मैंने इसको ऐसे बेस पर रखा और मैं इसको इसकी जगह से थोड़ा सा हिला देता हूं ऐसे करके, और अब मैं इसे छोड़ता हूं, क्या होगा? ये वापस आ जाएगी, ठीक। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम स्टेबल कहलाता है। जब आप किसी बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस करो उसकी जगह से और छोड़ दो तो वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन गेन कर लेती है। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर मान लो मैं किसी तरह से इसको बैलेंस कर दूं इसकी टिप पर, समहाउ मैंने मैनेज कर लिया कि ये बैलेंस हो गई, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं है जरा सा भी। अब अगर मैं इसको हल्का सा भी हिलाऊंगा तो क्या होगा? क्या ये वापस आएगी हल्का सा हिलाने पर? नहीं, आप नोटिस करोगे आगे ही गिरती चली जाएगी, वापस नहीं आएगी कभी भी। इस तरह का इक्विलिब्रियम कहलाता है अनस्टेबल। तो यहां देखो क्या होगा, अगर मैं इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस करूंगा, मान लो ऐसे डिस्प्लेस करूंगा, यहां पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव वाली फोर्स ऐसे, नेगेटिव वाली फोर्स ऐसे, और ये घूम करके ऐसे और ऐसे वापस आ जाएगा। यहां पर देखो अगर मैं इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस करता हूं, पॉजिटिव वाली फोर्स इधर, नेगेटिव वाली फोर्स इधर। जब फोर्सेस ऐसे हैं तो इसको कैसे घुमाएंगी? ये इसको इधर की तरफ घुमाएंगी, ये और आगे घूमता चला जाएगा, वापस नहीं आएगा।
वापस आना होता तो ऐसे आता, लेकिन ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और आगे क्लॉकवाइज की तरफ, तो ये वापस नहीं आ रहा, जैसे इस केस में वापस नहीं आ रही बॉडी, आगे और गिरती जा रही। मैंने इधर से डिस्प्लेस किया था ना हल्का सा, मैंने डिस्प्लेस इधर किया था और मोशन वापस हो रहा है। जब मोशन फोर्स की डायरेक्शन में होता चला जाए, है ना, अपोज नहीं कर रहा इसको, ऑलराइट। तो ये हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये दो केसेस हुए। अब हम इसमें एक तीसरा केस और बना सकते हैं। वो तीसरा केस क्या है? अगर मान लीजिए मैं एंगल को 90 डिग्री देता हूं, थर्ड केस में मानता हूं इफ थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। सपोज जो थीटा है उसकी वैल्यू 90 डिग्री है, तो जो टॉर्क हो जाएगा वो पीई साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो जो टॉर्क है उसकी वैल्यू आ जाएगी पीई, और ये टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्या है मैक्सिमम वैल्यू? मान लो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने इसमें डायपोल को जो रखा है वो ऐसे रखा है, तो जो P वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसे केस में उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसे बोलते हैं मैक्सिमम कंडीशन फॉर टॉर्क। और जनरली हम यही कंडीशन से इनिशियली डायपोल को रख के घुमाना शुरू करते हैं। जब हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो हम जनरली इनिशियल एंगल को थीटा लेते हैं, 90 लेते हैं, क्योंकि यहां पर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो वर्क डन उस केस में सही एकदम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से निकल करके एक्यूरेट वैल्यू ऑफ वर्क आती है। ठीक है, इसलिए मैंने मैक्सिमम टॉर्क का भी केस आपको सिखा दिया। ठीक है, अब जो टॉर्क का कॉन्सेप्ट था, इससे हम डायपोल मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन द डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, टॉर्क का केस। कैसे? देखो वो भी देख लेते हैं कैसे डिफाइन करते हैं भाई हम। देखो हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा पीई साइन थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां से मैं P का फॉर्मूला लिख सकता हूं टॉर्क अपॉन E साइन थीटा, टॉर्क अपॉन E साइन थीटा। अब अगर मैं कहूं कि यहां पर E की वैल्यू भी 1 है और थीटा 90 डिग्री है, जिसकी वजह से साइन 90 भी 1 हो गया, तो मैं क्या कह सकता हूं, जो P है वो टॉर्क के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो मैं कह सकता हूं किसी भी डायपोल का डायपोल मोमेंट उस टॉर्क के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है जो उस डायपोल पर एक्ट करता है। अगर उस डायपोल को कितनी फील्ड में रखा जाए? यूनिट फील्ड में। कितने एंगल पर रखा जाए? परपेंडिकुलर टू द फील्ड रखा जाए। तो उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट करता है वो टॉर्क ही एक्चुअली में डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा तरीका है एक तरह से डिफाइन करने के लिए। हमने इनडायरेक्ट मेथड से इसको डायपोल मोमेंट को डिफाइन किया। अदरवाइज जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन थी वो क्या थी? डायपोल मोमेंट ऑफ अ डायपोल is equal to the product of magnitude of either charge to the dipole length। किसी भी डायपोल की लेंथ को अगर उसके किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो जो क्वांटिटी आती है वो होता है डायपोल मोमेंट। ये उसका दूसरा तरीका है डिफाइन करने। ठीक है, तो ये जो हमने केस पढ़े ये थे जब हम डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं। एकेडमिक्स के लिए इतना काफी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में या हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस में, हॉट क्वेश्चंस में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का भी कॉन्सेप्ट घुसा देते हैं बीच में। अब वो क्या करें भाई, कैसे करें हम उसको? मान लो मेरे पास फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है सपोज ये फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दिशा में ये बढ़ रही है। हम कह रहे हैं इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है भैया, अब मान लो मैं यहां पे डायपोल के दो केस ले रहा हूं।
डायपोल को मैं पैरेलल रख रहा हूं हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड के। यही दो केस समझाऊंगा क्योंकि इसी पर क्वेश्चन आता है। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ऐसे रखा है एक केस, ठीक है। और दूसरा केस, इसमें दो केस में यही एक साथ ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इधर रखा प्लस, इधर रखा माइनस, ठीक है भैया। अब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं उसको नाम दे रहा हूं, वो है E2। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, यहां पर है E2, यहां पर है E1, ठीक है। और क्योंकि फील्ड इधर बढ़ रही है तो ये जो E2 है ये हमेशा E1 से क्या रहेगी, ज्यादा। ये हमें मान करके चलना है कि E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा हो, क्योंकि इधर की तरफ फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी QE2 इधर की तरफ, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी इधर की तरफ QE1। ज्यादा कौन सी होगी, चार्ज तो दोनों पे ज्यादा है लेकिन फील्ड यहां पर ज्यादा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की फोर्स ज्यादा। अब इमेजिन करो, क्वेश्चन है इधर लग रही है 15 न्यूटन की फोर्स, इधर लग रही है 5 न्यूटन की फोर्स, आंसर कितना आएगा, 10 न्यूटन। किधर की तरफ, उधर की तरफ, ज्यादा फोर्स की तरफ। तो इसी तरह से नेट फोर्स अब यहां पर किधर लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेट फोर्स आएगी वो अब आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ लगेगी नेट फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की फोर्स ज्यादा थी। इसी तरह से अब इस केस में देखो, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऑपोजिट टू द फील्ड लगती है, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगी QE2, ऑपोजिट टू द फील्ड, माइनस चार्ज है क्योंकि, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगी QE1, ठीक है। तो अब इधर ज्यादा फोर्स है, इधर कम फोर्स है, नेट फोर्स किधर की तरफ आ जाएगी, नेट फोर्स आ जाएगी इधर की तरफ, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरा डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट था ना, ऐसे समझ लो, अगर मेरा डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में रखा है तो फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आएगी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। अगर डायपोल मोमेंट इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में रखा है तो नेट फोर्स हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। और अगर मेरा डायपोल मोमेंट इधर हो जाएगा ना, अभी है ऑपोजिट टू द इंक्रीजिंग डायरेक्शन फील्ड रखा है, तो मेरे पास नेट फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन करके आएगी, ठीक है। तो ये तरीका है टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन अ डायपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग पर्पस के लिए आपके काम का रहेगा, ठीक है। तो ये हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस या कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस में ये आपके वर्क में आ सकता है, ठीक है जी। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक हमारा, वो भी डायपोल के ऊपर ही बेस्ड है, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है और ये कहां से आती है पोटेंशियल एनर्जी। हम 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं। अब हम जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की वजह से पैदा होने वाली पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, भाई आप इमेजिन करो, ये पेन अभी यहां पर रखा है, अब मैं फोर्स लगा करके ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको उठा करके यहां ले गया, तो ऐसा करने में मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया और वो वर्क इस पेन के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं इसे छोड़ूंगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर इसमें मोशन पैदा कर देगी। व्हाट इट? तो जब भी किसी फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क किया जाता है, वो वर्क उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट किया गया वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया गया वर्क कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक डायपोल लिया, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा, जैसे हमने अभी प्रीवियस केस में रखा था एंगल थीटा पर, तो उस पर जो टॉर्क एक्ट करेगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, वो हो जाएगा पीई साइन थीटा। ये तो हमने अभी प्रीवियस डेरिवेशन में करके आए हैं। अगर आपने एक डायपोल लिया जिसका डायपोल मोमेंट है पी वेक्टर और उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर एंगल थीटा से रख दिया,
तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो लगेगा पीई साइन थीटा। यहां तक समझ में आ गया। अब अगर मैं उस डायपोल को थोड़ा सा एंगल डी थीटा से घुमा देता हूं, स्लाइट एंगल डी थीटा से, तो उसमें जो छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क, डी डब्ल्यू, वो हो जाएगा टॉ इंटू डी थीटा। वर्क के दो तरीके थे। अगर लीनियर मोशन होता था तो एफ डी एक्स लिखते थे, वेयर एफ वॉज फोर्स, डी एक्स वॉज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से जब रोटेशनल मोशन होता था तो वर्क की फोर्स की जगह आता था टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह आता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो इसीलिए फॉर्मूला बन जाएगा टॉ डी थीटा। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू क्या है, यहां से उठा करके रख दो इसमें। तो मेरे पास स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू आ गया पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है, इस डायपोल को घुमाने में मैंने कितना वर्क किया, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में, तो टोटल वर्क इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू से आ जाएगा बिटवीन द वैल्यूज। तो इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, मैं ये कर दूंगा। अब किसी भी डायपोल का डायपोल मोमेंट एक कांस्टेंट होता है, और मैंने डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा था, तो वो फील्ड भी कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो P और E कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। तो मैं वर्क को लिख सकता हूं P इंटू ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब अगर आपके पास आपके क्लास 11th वाली शीट हो बायो वाले बच्चों के लिए, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, उसमें फॉर्मूला गिवन है ये आपको। ठीक है, फॉर्मूला शीट जो मैंने आपको 11th में दी थी। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। इस माइनस को मैं बाहर लिख सकता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये वैल्यू मैं यहां पर लिख सकता हूं। ये आ गया फॉर्मूला फॉर वर्क डन, और एक्चुअली में यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। जो वर्क किया जाता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला आ गया। ये तो जनरल फॉर्मूला है कहीं से कहीं तक भी मूव करने के लिए। अभी मैंने आपको जब टॉर्क पढ़ाया तब मैंने आपको कहा था, उसमें एक स्पेशल केस, तीसरा वाला केस कराया था कि जब टॉर्क मैक्सिमम होता है वो कब होता है, जब डायपोल 90 डिग्री पर रखा जाता है। और मैंने आपको कहा था हम जनरली जब भी डायपोल को रखते हैं तो हम 90 डिग्री से ही उसका एंगल नापना शुरू करते हैं, क्योंकि उस समय टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जब भी कोई चीज मैक्सिमम पर होती है तब वो कांस्टेंट हो जाती है। तो हमारे पास एक वेरिएबल कम हो जाता है, तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है, सॉल्व करना आसान हो जाता है। ऑलराइट, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर थीटा 1 को, जहां से हम मूव कर रहे हैं वो हमारा इनिशियल एंगल होता है, और जहां तक मूव कर रहे हैं वो हमारा फाइनल एंगल होता है। तो मान लो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मैंने इसमें डायपोल को ऐसे रखा, यहां पर ऐसे रखा 90 डिग्री पर। तो ये 90 डिग्री हो गया, और अब मैं इसे रोटेट करके इधर से इधर ले आया अप टू एनी एंगल थीटा। कहां से कहां तक, 90 से थीटा तक लेकर के आया। ठीक है, तो मेरे लिए थीटा 1 हो जाएगा 90 डिग्री और थीटा 2 हो जाएगा थीटा। वैल्यू प्लेस कर दो ऊपर उठा करके, तो मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। क्या बचा, u की वैल्यू आई माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास। अब देखो कॉस वाला कंपोनेंट, ये कॉस कब आता था भैया, कॉस कौन सा वाला प्रोडक्ट होता था, डॉट प्रोडक्ट। तो मैं इसको लिख सकता हूं u इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये भी लिखा जा सकता है इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो। ये एनर्जी ऑफ अ डायपोल का फॉर्मूला है। ठीक है जी,
सर एनर्जी तो स्केलर होती है। हाँ जी बेटा, हाँ तो स्केलर ही तो आया, डॉट प्रोडक्ट से स्केलर आता है, भूल गए? स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट को, आया याद? वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो, जिससे वेक्टर आता था। स्केलर प्रोडक्ट से हमेशा स्केलर ही आता है, इसलिए उसे स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट को, क्योंकि रिजल्टेंट क्वांटिटी भले ही वेक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो लेकिन आंसर हमेशा स्केलर आता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने जो टॉर्क पढ़ा, हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना सकते हैं। एडिशनल आपको ये चीज सिखा रहा हूं क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल बोर्ड में इस तरह का पाया गया है। ये बुक में नहीं मिलेगा आपको ये टॉपिक, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ चुका है बोर्ड में, वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। बहुत आसान है, सिर्फ ये 11th का ही कॉन्सेप्ट है। 11th के कॉन्सेप्ट को 12th पर अप्लाई करके दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि तुम लोगों को 11th का याद नहीं रहा होगा। देखो, इसमें हमने क्या माना, हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब अगर मैं पी वेक्टर को ऐसे लिखूं, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, और जो ई वेक्टर है मैं उसको ऐसे लिखूं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, मैं अपना डिटर्मिनेंट मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैं टॉर्क वेक्टर निकालने के लिए आई कैप, जे कैप, के कैप, अगर दोबारा बनाना चाहो तो आई कैप भी बना सकते हो। अब तक तो प्रैक्टिस हो गई होगी तुम लोगों को इतनी, ठीक है? तो हम यहां पर अब लिख लेते हैं भैया, पहले पी लिखना पड़ेगा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, फिर ई लिखना पड़ेगा, ई एक्स, ई वाई, ई जेड, ठीक है? और फिर एरो ऊपर से नीचे डायगोनली, एरो डायगोनली लगाना है। ये केस समझ में आ गया? अब देखो, अब हमें अगर आई कैप वाली टर्म्स लिखनी है तो देखो हम लिखेंगे टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू, ये ऐसे में यहां पर आई कैप, जे कैप और के कैप, ऐसे लिख सकता हूं। तो देखो, अब जब हमें आई कैप वाला रखना है तो आई कैप को छुपा दो, तो मुझे दिख रहा है पी वाई, और वो किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है? ई जेड। तो मैं लिखूंगा पी वाई ई जेड माइनस, पलट दो, पी जेड ई वाई, ठीक है? फिर जब आई कैप को, जे कैप को रखना है तो ऐसे रखूंगा, फिर पी जेड के बाद आएगा ई एक्स, तो यहां पी जेड ई एक्स माइनस पी एक्स ई जेड। फिर के कैप को रखना है तो यहां छुपा दूंगा, तो ये दिखेगा पी एक्स ई वाई, पी एक्स ई वाई माइनस पी वाई ई एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब टॉर्क को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, टॉर्क एक्स आई कैप, टॉर्क वाई जे कैप, टॉर्क जेड के कैप। अब कंपेयर करो, देखो यहां लिखा है टॉर्क एक्स और यहां लिखा है ये पूरी वैल्यू, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। यहां लिखा है टॉर्क वाई, यहां लिखा है ये जे कैप के साथ, तो ये और ये वैल्यू बराबर हो जाएंगे। यहां लिखा है टॉर्क जेड और यहां लिखा है ये, तो ये और ये वैल्यू बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं टॉर्क एक्स, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, वो आ जाएगा पी वाई ई जेड माइनस पी जेड ई वाई। ऐसे ही टॉर्क का वाई कंपोनेंट आ जाएगा पी जेड ई एक्स माइनस पी एक्स ई जेड, और टॉर्क का जेड कंपोनेंट पी एक्स ई वाई माइनस पी वाई ई एक्स। ये आ गए हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। ये हम जब पोटेंशियल चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी एक न्यूमेरिकल है जो इस कॉन्सेप्ट के बिना सॉल्व ही नहीं होगा, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क बन करके आ जाते हैं, ठीक? तो इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह डायपोल के जितने केसेस पॉसिबल थे हमने सारे केसेस यहाँ तक कर लिए, और आई होप यहाँ तक आपको समझ में भी आ गया होगा।